हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग हैं। चेतन मन के पास 10% पावर है और अवचेतन मन के पास 90% पावर। दोस्तों, मन पानी में रहे बर्फ के पहाड़ की तरह, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर होता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन हमको दिखाई देता है, परंतु अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में वो होता जरूर है। चेतन मन जब हम जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वो अवचेतन मन के पास पहुंच जाता है। इस तरह चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मील हुए आदेशों में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी सूचना को अवचेतन मन के पास भेजता है। कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है। जब कोई भी इंसान की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जाती है तब उनकी मौत हो गई, ऐसा कहते हैं। वास्तव में जब अवचेतन मन काम करना बंद करता है तभी ऐसा होता है। मतलब जब शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं वो हमारे अवचेतन मन करता है, जब वह क्रियाएं बंद हो जाती है तभी इंसान की मौत हो गई, ऐसा कहते हैं। दोस्तों, इस तरह हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है और सभी का अवचेतन मन एक अलौकिक शक्ति के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि मन हमारे शरीर में कहाँ होता है। मन कोई चीज नहीं है जिसे हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, बल्कि मन एक शक्ति है, मन एक ऊर्जा है। हमारा चेतन मन का स्थान है हमारा ब्रेन, जो हमारे सिर के अंदर होता है। हमारा अवचेतन मन हमारे पेट में जठर के पीछे चेतंत्रा की जाली में होता है। उसे हम पेट का मगज, नाभि चक्र, सूर्य चक्र इत्यादि के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं चेतन मन को किन नामों से जाना जाता है। तार्किक मन यानी लॉजिकल माइंड, पृथक्करण मन, एनालिटिकल माइंड, लेफ्ट ब्रेन, बाह्य मन, आउटर माइंड, ज्ञात मन, नोन माइंड, जागृत मन, कॉन्शियस माइंड। अब जानते हैं अवचेतन मन को किन नामों से जानते हैं। बिन तार्किक मन, इलॉजिकल माइंड, सर्जनात्मक मन, क्रिएटिव माइंड, राइट ब्रेन, आंतर मन, इनर माइंड, अज्ञात मन, अननोन माइंड, अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे मन में 4 प्रकार की तरंगे होती हैं। जिस तरह हृदय की तरंगों को ECG द्वारा मापा जाता है, उसी तरह ब्रेन की तरंगों को मापने का यंत्र है EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ब्रेन की 4 तरह की तरंगे होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। बीटा अवस्था। बीटा तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरह सक्रिय रहता है, जिसमें हमारी दिमागी तरंगे 20 से 24 प्रति मिनट तक चल रही होती हैं। ये पूर्ण जागरूक अवस्था है। दूसरा, अल्फा अवस्था। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है। इस समय हमारी दिमागी तरंगे 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इसे हम आधी जागी और आधी सोई हुई अवस्था कहते हैं, यानी अर्ध सुप्त अवस्था। तीसरा, थीटा अवस्था। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह शांत होकर निद्रा में चला जाता है। इसमें हमारी दिमागी तरंगे 5 से 8 के बीच प्रति मिनट हो जाती हैं। इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं। इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक होते हैं। चौथा, डेल्टा अवस्था। डेल्टा तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगे पूरी तरह शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश होते हैं। ये गहरी निद्रावस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास होती है। इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत एवं निष्क्रिय हो जाते हैं। अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है। दिन में जब हम जग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है, और जब हम रात में सो जाते हैं तब हमारे अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में हम कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचाना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा कि उस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हों। और दोस्तों, इस अल्फा अवस्था में संभव होता है। इसीलिए अल्फा अवस्था हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अल्फा अवस्था में ही हम
कोई भी संदेश हमारे चेतन मन से अवचेतन मन को दे सकते हैं। अब जैसा कि हमने आगे सुना था कि मन की अल्फा अवस्था का एक विशेष महत्व है। इस अवस्था के कई फायदे हैं, इसीलिए दिन में एक बार अवश्य अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को अच्छे सुझाव देने चाहिए। पहला, अल्फा अवस्था हमारे शरीर के हीलिंग पावर को बढ़ा देती है। दूसरा, हमारा शरीर आयु रहित अल्फा अवस्था के कारण बन सकता है। जब हम अल्फा अवस्था में पहुंचते हैं तब हमारी एजिंग प्रोसेस बंद हो जाती है और उससे हमारा आयुष्य बढ़ता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों तपस्या में अल्फा अवस्था में बैठे रहते थे और वो 500 साल तक जीते थे। अब बात करते हैं कि अल्फा अवस्था में कैसे पहुंचा जा सकता है। हम अल्फा अवस्था में 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला नेचुरली यानी कुदरती, दूसरा वॉलंटरली हमारी इच्छा से। पहला कुदरती, रात को जब हम सोने जाते हैं तब, और जब सुबह हम उठते हैं तब हम नेचुरली अल्फा अवस्था से प्रसार होते हैं। दूसरा, अपनी मर्जी से। अगर हम चाहें तो अपनी मर्जी से भी अल्फा लेवल पे पहुंच सकते हैं और उसके लिए एक मेथड है जो है रिलैक्सेशन की रीत। रिलैक्सेशन का उपयोग करके हम आसानी से जब चाहें तब अल्फा लेवल पर पहुंच सकते हैं।